सलाम कॉमरेड्स। मैं तैयबा और आज के सेशन का टॉपिक है मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी। जी तो मैं शुरू करूंगी कार्ल मार्क्स से कि उसने किस तरह से जो है ये पॉलिटिकल इकोनॉमी मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी की बुनियाद रखी। अब कार्ल मार्क्स अकेला जो था उसने मार्क्सिज्म की थ्योरी पेश नहीं की थी। उसका दोस्त था फ्रेडरिक एंगल्स। इन दोनों ने मिलकर अपने इर्द गिर्द हर चीज को ऑब्जर्व करके मुख्तलिफ फिलोसफर्स को पढ़कर और फिर अपनी रेडिकल थ्योरीज पेश करने के बाद मार्क्सिज्म को जो है वो पेश किया। अब शुरुआत कहाँ से होती है? कार्ल मार्क्स पैदा हुआ 1818 के अंदर एक कस्बे के अंदर। ट्रायर उस कस्बे का नाम था और वहां वो पैदा हुआ। और इस दौर में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो खत्म हुआ था। अभी वो खत्म हुआ था, यानी नेपोलियन को शिकस्त हुई थी। और फिर जो जर्मनी के जो कस्बे या जो जगह थी जिन पर कब्जा हुआ था पहले, वो वापस जो जर्मनी के हाथ में या प्रूशियन जब उस दौर में उसको बोला जाता था उस जगह को, तो वो स्टेट्स जो थी वो वापस वहां की मकामी मलकियत में आ गई। लेकिन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो असरात थे वो उस कस्बे में जहां पर कार्ल मार्क्स रहता था वहां पे अभी तक मौजूद थे। यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को उस टाइम खत्म हुए सिर्फ 3 साल थे और फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये हुआ था कि जो लोग थे उन्होंने ये जो क्लासिज्म थी यानी जो क्लास स्ट्रगल थी उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। उस टाइम 3 तरह की क्लासेस होती थी। जो प्रीस्ट और इलीट्स होते थे वो टॉपर होते थे। उसके बाद जो दूसरी क्लास होती थी वो टैक्स पे नहीं करते थे और उनके पास हर किस्म के उनके पास जो थे वो प्रिविलेजेस होते थे। और जो फिर एंड वाली क्लास होती थी वो वर्किंग क्लास थी, यानी कि वो टैक्स भी पे करते थे, लेबर भी करते थे और ओवरऑल वो प्रिविलेज नहीं थे। और फिर जब ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया और काफी सारी स्ट्रगल करने के बाद जब इन लोगों ने कॉन्शियसनेस हासिल की, यानी जो बहुत वर्किंग क्लास थी, उन्होंने जब उनके पास कॉन्शियसनेस आई या उन्होंने देखा कि भाई हम लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं या हम लोगों पर दबाव है ऊपर वाली क्लासेस का, तो फिर इन क्लासेस के दरमियान जब तजाद हुआ तो उसके बाद जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो है ये पूरे यूरोप में फैला और फिर इसके असरात काफी देर तक रहे। अब कार्ल मार्क्स जो था वो भी उसकी भी जो थीरीज थी वो पर भी इम्पैक्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ठीक है, उसके बाद ये 1818 इसके जो वालिद थे वो लॉयर थे। इनके जो फादर थे वो लॉयर थे और फिर उनको भी चूंकि इनका ताल्लुक जो था वो उस क्लास से था जिसको ज्यादा रिस्पेक्टेबल नहीं माना जाता था, तो इनको काफी रेसिज्म वहाँ पे फेस करनी पड़ी थी और इनको अपना मजहब जो है वो कन्वर्ट करना पड़ा था। और फिर उसके बाद अ, ये इसके जो वालिद थे कार्ल मार्क्स के, वो अपना लॉ जो है वो परफॉर्म कर पाए थे टाउन। कार्ल मार्क्स जो है वो तालीम हासिल कर पाए थे। और जो कार्ल मार्क्स का कस्बा था असल में वो जो था इतना एडवांस नहीं था। वहाँ पे जो उस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया था यूरोप में, वो भी उससे भी ये जो है वो फायदा हासिल नहीं कर पाया था जो कार्ल मार्क्स का टाउन था। और ये लोग जो थे काफी बैकवर्ड थे। तो कार्ल मार्क्स ने बहुत इजली देखा था कि किस तरह से जो वर्किंग क्लास है या वो जो स्ट्रगलिंग क्लास है एक सोसाइटी की, वो किस तरह से एक्सप्लॉइट होती है जो हायर पावर एंटिटी के हाथ। और किस तरह से वो एक्सप्लॉइट होती है हायर एंटिटी के हाथों। और उस टाइम जो चाइल्ड लेबर प्रोस्टिट्यूशन और जो बेगर्स थे वो काफी ज्यादा थे उसके टाउन में। तो उसने ये अपनी क्लास स्ट्रगल बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की थी और किस तरह से उसने रेसिज्म फेस की थी उसने और उसकी फैमिली ने, किस तरह से उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और फिर एक खास रिलीजन की बेस पे उन्होंने तालीम हासिल की थी या जो भी उनका प्रोफेशन था वो जो है वो कर पाए थे। और उसके बाद फिर ये यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो जब बर्लिन यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ के दूसरे साल में ये
एक दूसरे स्टूडेंट का एक सर्कल होता है, ठीक है, उनके साथ मिलकर ये उस दौर के जर्मन जो क्लासिकल फिलोसफर हैं, उनके साथ उनकी जो फिलोसफी है, उनका फलसफा है, उनको पढ़ते हैं, उसके बारे में एक दूसरे से बहस बहस मुबाहिसा करते हैं, और फिर जो है रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यूज अखज करते हैं। उस टाइम का जो जर्मन क्लासिकल फिलोसफर था फ्रेडरिक हेगल्स, ठीक है, और जो मार्क्सिज्म है वो अखज की फिलोसफी से हुई थी। और बाद में काफी सालों के बाद जो कार्ल मार्क्स था, उसने फ्रेडरिक हेगल्स की जो फिलोसफी थी, उसके जो खराब पॉइंट्स थे उनको साइड पर किया, और फिर एवोल्यूशनरी जो थ्योरी थी वो बहुत सालों बाद पेश की, जब वो अपने दूसरे दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स से मिला। और फ्रेडरिक एंगल्स जो थे वो उनका ताल्लुक था कार्ल मार्क्स की निस्बत एक बहुत ही बेहतर घराने से, आप कह सकते हैं। उनके जो वालिद थे वो चूंकि अभी मैंने मेंशन किया है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था यूरोप में, यानी कि जो इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रियां वगैरह, उन वो एस्टेब्लिश होना शुरू हुई थी उस दौर में। यानी फैक्ट्रीज के अंदर मशीनरी या टेक्नोलॉजी को यूज करके तो गुड्स या सर्विसेज वगैरह को प्रोड्यूस किया जाता था। तो जो फ्रेडरिक एंगल्स थे, उनके वाले जो थे वो टेक्सटाइल फैक्ट्री के मालिक थे। तो जो फ्रेडरिक एंगल्स थे, उन्होंने भी अपनी फैमिली में क्लोजली ऑब्जर्व किया था कि किस तरह से कैपिटलिस्ट जो हैं वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं। इस तरह से उन्होंने भी देखा कि किस तरह से जो लेबर्स हैं उनको उनके जिस हिसाब से वो काम करते हैं उस हिसाब से कितना कम उनको कंपनसेट किया जाता है, कितनी कम उनकी वेजेस हैं, और कितना कम उनको जो है वो प्रिविलेज वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो इन दोनों के जो थे क्या बोलते हैं, इनके एक्सपीरियंसेस जो लाइफ के अलग अलग थे, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्वेशंस जो निकालनी थी अपने एक्सपीरियंस से वो सेम थी। फिर काफी सालों के बाद 1844 में ये दोनों मिलते हैं पेरिस में। और उसके बाद ये काफी, आप कह सकते हैं, रेवोल्यूशनरी मुलाकात थी। इन दोनों ने अपने आइडियोलॉजीज एक दूसरे को पेश की, और उसके बाद ये एक नतीजे पर आए कि मार्क्सिज्म जो उनके इकट्ठे इनके मीटिंग के बाद जो इन्होंने एक नई थ्योरी बनाई वो है मार्क्सिज्म। वहां से मार्क्सिज्म बनती है। अब मैंने पहले मेंशन किया है कि जो कार्ल मार्क्स थे उनका जो ज्यादातर जो काम था वो उस पे जो इम्पैक्ट था वो था हेगल की फिलोसफी का। हेगल की फिलोसफी ये कहती है कि जो हमारी हिस्ट्री है, जो डायल जो वो बिलीव करते थे डायलेक्टिकल आइडियलिज्म पे। यानी वो कहते थे कि हिस्ट्री में जो भी प्रोग्रेस हुई है, किसी सोसाइटी की इकोनॉमिकल या सोशल जो भी प्रोग्रेस हुई है, वो आइडियलिज्म की बेस पे हुई है। यानी कि लोगों के जो मजहबी अकायद थे, जो उनके सकाफत रिवायात वगैरह, उनकी बेसिस पे, या उनके, यानी आप कह लें कि उनकी रूह या अहमियत की बेस पे उनका जो है वो हिस्ट्री में उनकी इकोनॉमिक या सोशल प्रोग्रेस हुई। जबकि कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने पेश किया डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को। उन्होंने कहा कि जो हिस्ट्री में प्रोग्रेस हुई है वो मटेरियल मटेरियल के बेस पे हुई है। यानी किस तरह से लोगों ने काम किया, लोगों की लेबर, लोगों ने कितनी मेहनत की, उनकी उनकी मेहनत का फल है जो भी प्रोग्रेस की है हिस्ट्री में किसी सोसाइटी ने, या इकोनॉमिकल या सोशल जो भी प्रोग्रेस हुई है हिस्ट्री में, वो मटेरियल की बेस पर हुई है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स जो था वो एक मटेरियलिस्ट था, और उसी ने मतलब जो फ्रेडरिक हेगल्स थी उसकी फिलोसफी को बिल्कुल पलट दिया, और आइडियलिज्म से उसको मटेरियलिज्म की तरफ जो है वो मूव मूव कर दिया, और फिर उसकी बेस पे एक नई थ्योरी बनाई। उस पे मैं आगे आती हूँ। और उसके बाद जो है मार्क्सिस्ट जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो उभरती है जब ये जो कैपिटलिस्ट थे ये बहुत ही कह सकते हैं पीक पर थे उस टाइम। यानी बहुत ही बुरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे थे लेबर्स को। और
जो जितना भी वो उनसे काम करते उसकी निस्बत उनको, जैसे मैंने पहले मेंशन किया है, कि बहुत कम जो है वो कंपनसेट किया जाता था। और ये जो क्लास स्ट्रगल थी उस टाइम उरूज पर थी। सॉरी कॉमरेड्स, अभी मैं मेंशन कर रही थी कि उस टाइम जो क्लास स्ट्रगल थी वो बहुत उरूज पर थी। और उस टाइम जो कैपिटलिस्ट थे वो चाहते थे कि जो कैपिटलिज्म है, जो उस टाइम जिस तरह से वो प्रॉफिट, एक्स्ट्रा सरप्लस वैल्यू जो थे वो लेबर्स को एक्सप्लॉइट करके कमा रहे थे। सरप्लस वैल्यू अब वो वैल्यू होती है जो एक लेबर जितना काम करता है ना, दिन में तकरीबन वो 18 घंटे या 15 घंटे एक फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रहा है, एक मजदूर काम कर रहा है, अब उसके लिए बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, लेकिन जो जितना वो काम करके फायदा दे रहा होता है उस फैक्ट्री को या जिस भी जगह वो काम कर रहा है, तो जो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कि कैपिटलिस्ट खुद अपने पास रखता है, जिसकी मल्कियत कैपिटलिस्ट के पास अपने पास होती है, उसको हम उस प्रॉफिट को हम कहते हैं सरप्लस वैल्यू। अब ये होता था कि सरप्लस वैल्यू और या जो प्रॉफिट है उसकी बेस पर जो कैपिटलिस्ट थे वो अमीर से अमीरतर होते रहते थे, और जो वर्किंग क्लास के लोग थे वो गरीब से गरीबतर होते रहते थे। एक तो वर्किंग कंडीशंस बहुत इनह्यूमन, बहुत ज्यादा उनसे काम लिया जाता था, और जो कैपिटलिस्ट थे फिर वो उस प्रॉफिट से अमीर से अमीरतर होते रहते थे, और ये फर्क आ जाता था बहुत ज्यादा क्लासेस के अंदर। ये था। और तो जब कार्ल मार्क्स ने ये चीजें ऑब्जर्व की अपनी अपने टाउन से लेकर यूनिवर्सिटी तक, फिर यूनिवर्सिटी के बाद जब वो एंगल से मिलता है तब, और फिर जब वो मिलकर ये थ्योरी बनाते हैं वहां तक, तो अब जो मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो बता हमें दिखाती हैं किस तरह से एक जगह या एक मुल्क या एक किसी तरीके का या किसी नेशन का की जो कंडीशन होती है वो किस तरह से इकोनॉमी और उस जगह की पॉलिटिक्स पे डिपेंड करती है कि वहाँ का इकोनॉमिक निज़ाम कैसा है, वहाँ का पॉलिटिकल निज़ाम कैसा है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं हमें देखनी पड़ेंगी। तो उसमें कुछ टर्म्स हैं ऐसी जो हमें देखनी पड़ेंगी, वो है एक तो अ, एक तो टर्म है हमारे पास प्रोडक्ट रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो जब कोई तबका, जैसे हम कह सकते हैं कि एक लेबर का उसके वो एम्प्लॉयर के साथ क्या ताल्लुक है, उस तरह के रिलेशंस। उसके बाद जी, तो जो टर्म्स मैं बता रही थी वो ये थी, एक तो प्रोडक्टिव फोर्सेस, यानी वो फोर्सेस जो हम इस्तेमाल करते हैं कोई गुड प्रोड्यूस करने के लिए या कोई सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए, वो उसमें ह्यूमन लेबर आ जाती है। उसके अंदर हम वो टेक्नोलॉजीज या वो आलात जो फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि कोई कपड़ा हमने बनाना है तो उसके लिए कौन सी मशीनरी यूज की जाती है, किस तरह के स्किल्स जो हैं वो ह्यूमन लेबर किस तरह के स्किल्स इस्तेमाल करते हैं उनको बनाने के लिए, फिर उन मशीन्स को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से ऑयल्स यूज किए जाते हैं, काफी कुछ आ जाता है प्रोडक्टिव फोर्सेस में। और फिर जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, उसमें आ जाता है कि जो रिलेशन प्रोड्यूस होते हैं इन एक्सचेंज ऑफ दीज गुड्स, और जो उनको उन गुड्स को बनाने वाले और उन गुड्स को फिर
आगे मार्केट में बेचने वाले, और फिर उस मार्केट में जो लोग खरीदते हैं और उन गुड्स को, उन उनके जो है उनके तो ये सारे, जो सारा उनका कनेक्शन होता है, इंटरकनेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो और फिर इन दोनों प्रोडक्टिव फोर्सेस और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के कम्बिनेशन से हम बनता है एक मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन असल में क्या है? एक इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं तीन तरह के, जो है सिस्टम्स में। एक आ जाता है फ्यूडलिज्म, जिसका खात्मा हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। यानी फ्यूडलिज्म उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें एक हायर एंटिटी पावर होती है। वो क्या करती है कि वो जो जो लोग इतने ज्यादा गरीब तबका, हम कह सकते हैं, हम गरीब तबका, या जो गुलाम होते हैं, जो पेजेंट्स होते हैं, उनको सिक्योरिटी फराहम करती है। किसके बदले में? उनकी जमीन के बदले में। वो कहते हैं कि आप हमें जमीन का कुछ हिस्सा दे दें हमें, और हम आपको उसके बदले में जो प्रोटेक्शन आपको सोसाइटी में चाहिए, हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वो जो सोशल इकोनॉमिक सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं फ्यूडलिज्म। दूसरा है कैपिटलिज्म, जो कि आज आज भी जो है बहुत ही, जिसने हर सोसाइटी को जकड़ा हुआ है, कैपिटलिज्म। यानी कि एक कैपिटलिस्ट होता है, वो क्या करता है? वो दूसरे लोगों को एम्प्लॉय करता है और फिर उनकी सर्विसेज के बदले में उनको पे करता है कुछ रकम। और कैपिटलिज्म इज नॉन टू एक्सप्लॉइट दीज एम्प्लॉयज। और उसके बाद आ जाता है एक तीसरा इकोनॉमिक सिस्टम, वो है सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्या होता है? इसमें ये माना जाता है कि जो जितने भी रिसोर्सेज हैं एक सोसाइटी में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन सारे उस सोसाइटी के मेंबर्स में इक्वली की जाएगी। तो ये मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है, इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हैं, वो तीन तरह के, वो ये आ जाते हैं। ठीक है। अब जो ये चीजें जो मैंने अभी एक्सप्लेन की हैं, ये कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म में उनमें उसने इनको पेश किया है। और उन्हीं की बेस पे फिर अ, हम आते हैं मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी पे। और मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी है, वो उसका काम ही यही था कि किस तरह से वो बनी ही इसलिए थी कि जो कार्ल मार्क्स था, उसने ये सरप्लस वैल्यू को एक्सप्लेन करके एक्सपोज किया किस तरह से जो है वो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट कर रहे हैं प्रोलेटरिएट्स को, यानी जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उनको। और किस तरह से उनसे काम ज्यादा लिया जा रहा है, और उस काम के बदले में उनको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। बस बहुत बहुत ही कम वेजेस पे वो लोग काम करते हैं। और फिर ये प्रॉमिस किया जाता है कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट होगी वो बहुत अच्छी होगी, बोनस दिए जाएंगे वर्कर्स को, और इस तरह के क्या कह सकते हैं, लारे लगाकर लोगों को जो करते हैं, फिर उनको अच्छे से एक्सप्लॉइट करते हैं। और फिर जो लेबर्स होते हैं उन पे दो बोझ होते हैं जो उन्होंने अपने ये इस वर्किंग एक्सपीरियंस में उठाने होते हैं। अब एक तो ये होता है कि उन्होंने अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करना होता है इन कैपिटलिस्ट के लिए काम करके। और एक इन्होंने इस इन कैपिटलिस्ट के ही फैक्ट्रियों को या इनकी ही इंडस्ट्री को मेंटेन भी करना होता है। तो इनके इनके कंधों पर ये दो इतने बड़े बोझ रखे जाते हैं। और इनकी इनके बदले में इनको मिलता है क्या है? बहुत कम पैसा, और उसके बाद इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी गिर जाती है, क्योंकि फैक्ट्रीज के अंदर पता होगा सबको कि किस वर्किंग कंडीशंस क्या होती हैं। बहुत बुरे केमिकल्स जो हैं, वो बहुत डायरेक्टली लोग जो है इनहेल करते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये केमिकल्स उनकी बॉडीज में जाते हैं, और फिर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिर जाती है। लंग्स के मसले, कैंसर, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां इनको लग जाती हैं। और फिर जो इनकी वेज होती है, वो ये बीमारियां, उनकी ये हेल्थ कंडीशंस भी कवर नहीं कर पाती। तो ये इतने बुरी तरह से फंसे हुए होते हैं इन कैपिटलिस्ट के अंडर, कि वो निकल भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कोई और तरीका भी नहीं है अपने अपनी रोजी रोटी कमाने का। दूसरा तरीका उनके पास क्या होगा? या तो वो हालात से तंग आकर सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आएंगे, प्रोस्टिट्यूट, बहुत जो है सोशल कंस्ट्रक्ट गिर जाता है। तो इस तरह से कैपिटलिस्ट जो है वो कॉर्नर करते हैं इन लोगों को, और उनकी जो है क्या कहते हैं, उनकी
रूह तक निकाल देते हैं, उनको बिल्कुल लावारिस कर देते हैं और बहुत बुरे हालात होते हैं, ये वर्किंग कंडीशन बहुत खराब होती हैं। तो ये कार्ल मार्क्स ने इन चीजों को पॉइंट आउट भी किया था। उसको कैपिटलिज्म से ये मसला भी था कि वो एक सेंस ऑफ एलिनेशन बना देता है। जो प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स होता है उसके दरमियान उस और उसकी जो क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव फोर्स होती है, इन दोनों के दरमियान एक एलिनेशन क्रिएट कर देता है। यानी जो गुड्स बनाने वाला शख्स है उसका ही अपनी क्रिएटिविटी पे कोई कंट्रोल नहीं होता। वो सिर्फ एक, आप बोल सकते हैं, हायर जो पावर एंटिटी है उसके लिए सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है। और ये मायने नहीं रखता कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है, वो किसी और चीज में एक्सपर्ट है या नहीं है। तो एक सेंस ऑफ एलिनेशन क्रिएट कर देती है कैपिटलिज्म, क्रिएटिव फोर्स और उस क्रिएटर के दरमियान। और उसको मसला ये था कि जो कैपिटलिज्म या मॉडर्न वर्ल्ड के जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो मॉडर्न वर्ल्ड बनी, जो रेवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो उसके नतीजे में जो मॉडर्न वर्क था उसने ये मेंशन किया कि बहुत ही इनसिक्योर। इनसिक्योर कैसे? कि जो जितनी भी इंडस्ट्री, एक तो इंडस्ट्रीज के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। अब कपड़े की कई फैक्ट्रियां होंगी एक जगह पर, और हर फैक्ट्री के दरमियान एक जंग चल रही होती है कि उस फैक्ट्री ने दूसरी फैक्ट्री से आगे बढ़ना है। तो अब उस जंग में क्या करते हैं, वो सारा बोझ अपने फिर से वर्कर्स पे डाल देते हैं, उनसे घंटों से घंटों पूरा पूरा दिन उनसे लगातार काम करवाते हैं आगे बढ़ने के लिए। और फिर जो उनके हाथ में प्रॉफिट्स आते हैं वो भी खुद ही हड़प कर जाते हैं, और वो ही सारी इंस्टेबिलिटी आ जाती है मॉडर्न वर्क में, जो कि जन्म लेती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम से। उसके बाद मैंने ये कई दफा मेंशन कर दिया, उसको ये मसला था कि जो लेबर्स हैं उनको बहुत ही कम वेज वगैरह पे काम करना पड़ता था। और एक और था ये कि कैपिटलिज्म इज वेरी अनस्टेबल। उसको एक ये मसला भी था कि जो कैपिटलिज्म है वो बहुत अनस्टेबल है, कि कभी भी जो है ये वर्कर्स वर्किंग कंडीशन से तंग आके रिवोल्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट हुए भी थे, तब लोगों ने फैक्ट्रियों की मशीनरी तोड़ना शुरू कर दी थी। काफी फसाद बरपा हुआ था, लेकिन वो जाहिर सी बात है, उनके पास पावर थी कैपिटलिस्ट के पास, तो उन्होंने क्या किया, कंट्रोल कर लिया और खत्म कर दिया वो प्रोटेस्ट भी। और अनस्टेबल इस लिहाज से भी है कि जब ओवर प्रोडक्शन हो जाती है गुड्स की, यानी कि बहुत ज्यादा चीजें एक फैक्ट्री बना लेती है और मार्केट में जब वो भेजी जाती हैं तो हायर प्राइसेस जो उनके ऊपर लगाई जाती हैं ताकि प्रॉफिट ज्यादा आए, तो उन हायर प्राइसेस को अब आप खुद देखेंगे, जो मार्केट, जिस मार्केट में वो चीजें भेजी जाती हैं, वहां के जो कंज्यूमर है उस मार्केट के वो भी वर्किंग क्लास से ही बिलोंग करते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इतनी महंगी प्रोड्यूसेस जो हैं वो खरीद सके। या ऐसे होता है कि वो इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर लेती हैं फैक्ट्रीज के, मार्केट में जो है उनकी उतनी डिमांड भी नहीं होती, लोग खरीदते भी नहीं है। और फिर क्या होता है कि सारा पैसा जो सोसाइटी, वो सॉरी कैपिटल, जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वो सारा पैसा उन प्रोड्यूसर्स पे लगा देती है, ना वो आगे सेल होती है, ना कोई प्रॉफिट होता है। और फिर जो कंपनीज या फैक्ट्रीज हैं वो भी बैंकरप्ट हो जाती हैं, और जो उन कंपनीज और फैक्ट्रीज के लिए काम करने वाले मजदूर थे, लोग थे, वो भी, उनको भी पेमेंट वगैरह या जो भी वो डिजर्व करते थे पैसे, वो भी उनको नहीं मिलते। जो भी उनको फैसिलिटीज प्रॉमिस की गई थी वो भी उनको नहीं मिलती। तो जो कैपिटलिज्म है वो इस हिसाब से भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल। और जो कैपिटलिज्म है वो फिर आगे कैपिटलिस्ट के खुद के लिए भी बुरी होती है। क्यों? क्योंकि जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो खुद अपने ही खिलाफ लोग इकट्ठे कर रहे होते हैं, किस तरह से रिप्रेस कर रहे होते हैं, लोगों के राइट्स को हड़प कर रहे होते हैं। तो वो एक तरह से, उसकी आयरनी आप ये कह लें कि ये भी है कैपिटलिज्म की, कि वो खुद उन्हीं लोगों से फायदा तो लेते ही लेते हैं, लेकिन उनको अपने खिलाफ भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो एक फोर्स प्रॉपर बन जाती है कि जो वर्किंग क्लास के लोग होते हैं वो इन कैपिटलिस्ट के इस रिप्रेशन से, उनकी इस ऑप्रेशन से तंग आकर इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर जद्दोजहद करते हैं कि इस सिस्टम को गिराना है। अब यही जो है कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो इसी तरह से ओवरथ्रो होगी
कि जो कैपिटलिस्ट हैं वो कैपिटलाइज करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे लोगों को, अच्छे तरीके से उनकी रूह तक निकाल लेंगे उनसे। और फिर उसके बाद जब लोग उनके इस सारे निजाम से तंग आ जाएंगे, तो वो इकट्ठे होकर जद्दोजहद करेंगे कि जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर्स हैं, वर्किंग क्लास के लोग हैं, वो जो है वो ओवर पावर करेंगे या वो रूल करेंगे उस सोसाइटी पर या उस नेशन। और इस तरह के निजाम को हम बोलते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म और सोशलिज्म मिलते जुलते हैं। और जो कार्ल मार्क्स की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की थ्योरी है, और वो भी कम्युनिज्म और सोशलिज्म को ही प्रमोट करते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो भी रिसोर्सेज एक सोसाइटी में या एक नेशन में पाए जाते हैं, वो रिसोर्सेज आप कह सकते हैं तालीम है, हेल्थ है, ये जो इस तरह के रिसोर्सेज हैं, खुराक है, सबसे बड़ी चीज पानी है, अच्छे रहन सहन के क्या बोलते हैं घर हैं, और ओवरऑल एक अच्छी परफेक्ट जो कम्युनिटी और सोसाइटी है, वो हर एक बंदे को अवेलेबल होनी चाहिए। उनकी क्लासेस क्लासेस वगैरह की जो डिस्टिंक्शन के बगैर, यानी कोई इख्तलाफ या कोई भी बोल सकते हैं कि क्लास क्लास स्ट्रगल, यानी वो चाहते थे कि खत्म हो, और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अ, मिले हर बंदे को, एक कम्युनिटी या एक सोसाइटी के हर फर्द को इक्वली मिले। यानी वो चाहते थे कि रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन एक सोसाइटी में इक्वली हो, और इसी को कम्युनिज्म या और सोशलिज्म भी कहते हैं। तो इसका जो कार्ल मार्क्स की मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी, मैं उसको समराइज ये इस तरह से करूंगी कि कैपिटलिज्म से उस दौर की इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से तंग आकर, या उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने जन्म लिया, या एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ने जन्म लिया, उसको खत्म करने की जो जद्दोजहद की थी कार्ल मार्क्स ने और उनके दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स ने, वो है मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी। और वो प्रमोट करना चाह रहे थे कम्युनिज्म और सोशलिज्म, ताकि एक परफेक्ट सोसाइटी बन सके और क्लास स्ट्रगल खत्म हो, और हर किसी को एक इंसान के तौर पर उसके हकूक मिले, कोई एक्सप्लॉइट ना हो, और ओवरऑल एक सोशल कंस्ट्रक्ट कायम रहे। और जो ये कैपिटलिस्ट थे, जिस तरह से वो खुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते थे, अपने ही असूलों के खिलाफ हो जाते थे किसी ना किसी तरह से, या जिस तरह से वो ट्रीट करते थे, या किस तरह से वो कैपिटलाइज करते थे एक सोसाइटी को, उस उसकी उसको खत्म किया जाए, और ओवरऑल इक्वलिटी आए, और ये रेवोल्यूशन आए। तो ये पॉइंट्स जो थे कार्ल मार्क्स ने अखज किए थे अपनी इस मार्क्सिस्ट। ठीक है कमेंट। अच्छा कमेंट्स इस तरह है कि आज का जो हमारा सेशन है उसमें मेरे जो ज़िम्मा है वो मार्क्सिस्ट फिलोसफी है। और इसमें लेनिन जो है वो थ्री कंपोनेंट्स एंड सोर्सेज ऑफ द मार्क्सिज्म में ये बयान करते हैं कि मार्क्सिस्ट थॉट दरअसल एक साइंस है जो तीन बुनियादी कंपोनेंट्स के ऊपर कॉम्प्राइज करती है, जिनमें से वही फलसफा है, दूसरा पॉलिटिकल इकोनॉमी है और तीसरा जो है वो सोशलिज्म है। इसके अंदर दरअसल मार्क्सिज्म हमारे नजदीक वो साइंस है जिसका बुनियादी मकसद ऑब्जर्व करना है कायनात को, और ऑब्जर्व करते हुए उसके अंदर से जो है वो हमें मसाइल की निशानदेही करनी, आइडेंटिफाई करनी, और जब मसाइल की निशानदेही हो जाए तो फिर उसको बदलने के लिए हमें हमें अमल इक़दाम करने हैं और एक्शन लेना है। तो इसमें इस चीज को जब हम कायनात को ऑब्जर्व करने की और उसके अंदर चलते हुए मसाइल को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं, तो दरअसल सबसे पहले हम लोगों को कायनात को समझना बहुत जरूरी है कि हकीकत क्या है और हकीकत तक हम पहुंच कैसे सकते हैं, कायनात में चल क्या रहा है दरअसल। तो इस तरफ ही आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जो है वो फिलोसफी का एक बुनियादी जो है वो एक इंट्रोडक्शन है, और वो इस तरह से है कि फलसफे की
आज तक जो है वो कोई एक जनरल डेफिनेशन हमारे पास मौजूद नहीं है, और फलसफी आज तक जो है वो कतराते हैं कि वो फलसफे को डिफाइन कर सके। इसी तरह मतलब आप लोग जानते होंगे कि जस्टिस की और कुछ ऐसे मजीद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की भी हमारे पास आज तक एक डेफिनेट जो है वो कोई ऐसे टर्म्स नहीं है, या फिर ऐसी ऐसा सेंटेंस या स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन नहीं है जिसके अंदर हम इनको डिफाइन कर सकें या बयान कर सकें। इसी तरह फलसफा है, और फलसफे के बारे में ये कहा जाता है कि अगर इसको डिफाइन कर दिया जाए तो दरअसल वो इस पर प्रयोग लगाने के या फिर इसको जो है वो बॉडी बाउंड करने के मुतरादिफ है, और उससे जो है वो फलसफा महदूद होकर रह जाता है, और फलसफे का जो असल स्कोप है उस तक हम नहीं पहुंच सकते। लेकिन फिर भी जो है वो फलासफा ने मुख्तलिफ अदवार में कोशिश की है कि फलसफे को बुनियादी जो शाखें या बुनियादी अक़साम है उनकी जो है वो जरूर निशानदेही कर ली जाए। अब ऐसे में जो है वो फलसफे की तीन बुनियादी शाखें जो है वो मानी जाती है। उनमें से अवलीन को जो है वो ऑन्टोलॉजी कहा जाता है, जिसको दूसरे अल्फाज में जो है वो मेटाफिजिक्स भी कहा जाता है। और मेटाफिजिक्स या ऑन्टोलॉजी दरअसल ये है, ये बात इसकी जो इसका जो मकसद है, अच्छा फलसफे में जो पहले मतलब इसको बाउंड तो नहीं किया जा रहा है किसी एक डेफिनेशन में, लेकिन फलसफा दरअसल बुनियादी तौर पर ये जो है वो दो ग्रीक टर्म्स का जो है वो मजमुआ है, तरकीब है। फिलिया सोफिया, और कुछ जो है वो सॉरी मैं बोल रहा हूँ, फिलियन सोफिया भी इसको कहते थे। तो फिलियन सोफिया दरअसल जो फिलिया है वो मोहब्बत है, और सोफिया जो है वो दानिश है, दानिश की मोहब्बत है या फिर सच्चाई की खोज आप इसको कहते हैं। ऑन्टोलॉजी ये पहली जो शाख है, मेटाफिजिक्स जिसको कहा जाता है, ये वो शाख है जो कायनात के अंदर इस बात की खोज करती है कि कायनात है क्या, व्हाट इज द यूनिवर्स, और इस कायनात के बुनियादी जो अजाय तरकीबी है वो क्या है, और इस कायनात की असलियत क्या है, इसका क्या आया कि ये कायनात मादा है, या ये कायनात किसी जो है वो जहन की पैदावार है, या फिर ये कायनात किसी खुदा ने जो है वो बनाई है, किस तरह बनी, या क्या है ये कायनात, क्या इस कायनात का जो है वो कहीं से इसकी इब्तदा भी हुई, अगर इसकी कायनात की कहीं से इब्तदा हुई तो वो क्या चीज थी, वो एक चीज थी, वो दो चीजें थी, वो तीन चीजें थी, या वो बहुत ज्यादा अनगिनत जो है वो अनासर थे, या इस तरह की चीजें थी। इस तरह के तमाम सवालात से जो फलसफे की शाख डील करती है उसको हम ऑन्टोलॉजी या फिर मेटाफिजिक्स कहते हैं। कायनात है क्या, व्हाट इज द यूनिवर्स। जबकि अब हमने ये तो सवाल उठा लिया कि कायनात है क्या, लेकिन इस सवाल का हम जवाब कैसे दें, हमें इल्म कैसे होगा। इस ये जो चीज है कि इल्म या फिर इल्म होने के बारे में जितने भी जो चीजें हैं उनके साथ डील करती है फलसफे की दूसरी शाख, जिसको हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। और ये जो है दरअसल हमें वो रास्ते देती है कि किस तरह से इल्म को पहले डिफाइन करती है कि नॉलेज है क्या, या नॉलेज और एतकाद में, इल्म और एतकाद में, या नॉलेज और बिलीफ में कोई फर्क है, या दोनों एक ही चीजें हैं, और अगर दोनों में फर्क है तो एतकाद और इल्म में दरअसल फर्क है क्या, और दोनों में से ज्यादा वैल्यूएबल और ज्यादा एक्यूरेट या फिर ज्यादा जो है वो काबिल यकीन कौन सी चीज है, या फिर ज्यादा ऑथेंटिक कौन सी चीज है, किसके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं। ऐसे में जो है वो इल्म तो हमने डिफाइन कर लिया, डिफाइन करने के बाद अब क्या इल्म तक हम जो है वो अपने सेंसेस के जरिए पहुंच सकते हैं, और क्या हमारे जो सेंसेस हमारे हवास हैं ये डिफेक्टिव नहीं हो सकते, या फिर जो है वो बैठे बैठे इंसान को इल्हाम भी हो सकता है, ऊपर से भी कोई चीज आ जाती है और जो है कोई फरिश्ता भी लेके आ सकता है, या फिर जो है कि क्या जो आदमी है वो अपनी अकल के जरिए फकत और सिर्फ अकल के जरिए भी इल्म तक पहुंच सकता है। ये जो तमाम सवालात हैं इनके साथ फलसफे की दूसरी शाख डील करती है, जिसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। जबकि तीसरी शाख जो दरअसल दोनों जो मेजर शाख हैं इनकी जैली शाख है, जिसको एक्सियोलॉजी कहा जाता है। और एक्सियोलॉजी इस कायनात में मौजूद जो तीन स्टैंडर्ड्स के साथ काम करती है। पहला स्टैंडर्ड जो है वो ट्रुथ है, दूसरा जो है ब्यूटी है, और तीसरा गुड है। और इनके बारे में फिर ट्रुथ को जांचने के लिए कि सच्चाई क्या है, ट्रुथ को जांचने के लिए वो क्या नाम है, प्रोजेक्ट बनाती है। जबकि ब्यूटी को जांचने के लिए क्या चीज खूबसूरत है और क्या बदसूरत है, इंसानी जहन को कौन सी चीज अपील करती है और कौन सी चीज उससे जो है वो उसको बुरा महसूस करवाती है। इसको इसके बारे में जो फलसफे की शाख जैली शाख डील करती है उसको एस्थेटिक्स कहते हैं। जबकि तीसरी जो शाख जो ये डिसाइड करती है कि कौन सी चीज गुड है या फिर
बैट है या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव गुड मौजूद भी है या फिर नहीं है, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती, या फिर इवन की सब्जेक्टिव है हर एक चीज, चाहे वो गुड हो या ब्यूटी हो या फिर ट्रुथ हो या फिर इन तीनों को मिला के मोरालिटी एक्सप्रेस कुछ भी हो। तो इस शाख के साथ जो है वो एथिक्स डील करती है। अब यहाँ पर इस चीज को जो इन तीनों शाखाओं को इनको बयान करने की जो जरूरत थी वो दरअसल ये थी कि जो पहला सवाल हमने उठाया था कि व्हाट इज द रियलिटी, कायनात है क्या। क्योंकि हमने पहले देखा कि मार्क्सिज्म वो साइंस है जिसने कायनात को पहले ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करने के लिए उसको रियलिटी पता होनी चाहिए कि कायनात में है क्या। कायनात को हमने देखिए कायनात की रियलिटी के साथ डील करने वाली फलसफे की पहली शाखा ऑन्टोलॉजी या फिर मेटाफिजिक्स है जिसको कहते हैं। और उसके अंदर अब पूरी की पूरी ये बहस है कि कायनात क्या है और कायनात दरअसल किस आंसर का नाम है। इसके इसके लिए ग्रीक टर्म एक जो है वो एक ग्रीक टर्म उर्दू उसको मुझे याद नहीं आ रहा उर्दू में उसको क्या कहते हैं, टर्म आर्के यूज होती है। आर्के कहते हैं इसको। तो आर्के दरअसल अंडरलाइंग प्रिंसिपल या अंडरलाइंग रियलिटी का नाम है। हम आज मैं अभी जो है वो एक कमरे में बैठा हुआ हूँ, मेरे बराबर में एक बुक शेल्फ है और सामने मेरे इर्द गिर्द चीजें पड़ी हुई हैं, ऊपर पंखा चल रहा है और इस तरह मतलब मुझे पता है कि ये इस जगह बैठा हूँ। बट क्या इसके ऊपर इस कमरे की छत के ऊपर आसमान भी एग्जिस्ट करता है, और आसमान की रियलिटी क्या है, क्या वो कोई एक छत नुमा चीज है या फिर वो एक खला है, स्पेस है जिसके अंदर और बहुत सी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। और क्या मैं जिस जमीन पर बैठा हूँ ये जमीन इसी तरह स्ट्रेट है या फिर आगे जाके कहीं जो है इसका कर्व है, या फिर जो वो कर्व किस तरह का है, क्या वहां से कायनात अंत हो रहा है, कायनात की जो है वो एंड हो रही है, या फिर कि वहां से कायनात दरअसल खुद उन तमाम सियारों या फिर सितारों की मानंद है जो मुझे आसमान में दिख रहे हैं, और वो भी इसी तरह जो है वो ऊपर किसी खला में ही महव परवास है या फिर महव है वहीं पे जो है वो लटक रही है। ठीक है, ये जो तमाम चीजें हैं और फिर अंडरलाइन रियलिटी इस सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि तमाम सैयारों, तमाम सितारों और जो पूरा का पूरा मजमुआ जिसको हम कायनात कह रहे हैं उसकी अंडरलाइन रियलिटी क्या है। क्या इन तमाम के अंदर कोई चीज जो है वो ऐसी हुई है जो एक जैसी हो, यकसा कोई चीज ऐसी मौजूद है तमाम के अंदर जो तमाम के अंदर यूनिटी पैदा करती हो, और अगर है तो क्या पूरी की पूरी कायनात जो आज मुख्तलिफ टुकड़ों में बटी हुई है ये कभी किसी दौर में एक भी होती थी, और अगर एक होती थी और वो आंसर एक था तो वो एक आंसर क्या था। क्या ये कायनात अपने आप में खुद एग्जिस्ट करती है या फिर कोई ऐसी चीज है जिसकी रिफ्लेक्शन के तौर पे एग्जिस्ट करती है। तो ये जो तमाम सवालात हैं ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको डिस्कस करना, ताकि हम कायनात की असलियत को समझते हुए जो है वो उसको ऑब्जर्व करते हुए उसके अंदर आज चलते हुए अपने मसाइल को हम आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक उसको बदल नहीं सकते। तो इसको लेके कायनात की हकीकत को लेके हम इंसानी अक्ल पे जो है वो आते हैं, क्योंकि इंसान जो है उसकी बुनियादी खसलत ही है कि वो शऊर पाते ही या तो वो शक करता है, चीजों को देखता है और एक एक चीज को देख के वो शक में मुब्तला होता है कि ये क्या चीज है, और या फिर वो हैरत में जाता है कि क्या हो सकता है इसके पीछे। फॉर एग्जाम्पल मौत को लेके सोचे कि पहले इंसान ने जब मौत को देखा होगा तो उसने क्या सोचा होगा, या फिर पहले इंसान ने जब कोई चीज पैदा होते हुए देखी होगी तो उसके दिमाग में क्या चीज आई होगी। पहले इंसान ने जब पानी को छुआ होगा या फिर किसी ठंडी चीज को छुआ होगा तो क्या उस वक्त वो गर्म के बारे में जानता होगा या नहीं, और अगर क्या वो जब गर्म के बारे में जानता है तो ठंड के बारे में उसके बारे में ख्याल होगा कि नहीं, और ये ख्यालात कहाँ से आ रहे थे। तो इन चीजों को लेकर सबसे पहले हम हमारे पास जो इंसानी रिटन हिस्ट्री में या फिर हिस्ट्री में जो हमारे पास थॉट्स हमें मिलते हैं वो प्री सोक्रेटिक थॉट्स हमें जो इस वक्त इनमें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा और भी जो है वो दीगर मुमकिन है कि हमें बहुत सारे मिलते हैं, बट यहाँ पे फिल वक्त हमारा मौजूद जो है वो प्री सोक्रेटिक थॉट है। प्री सोक्रेटिक थॉट में जो पहला फलसफी माना जाता है उसका नाम है थेल्स ऑफ मेलाइटस, जिसको उर्दू में जो है वो अक्सर फलसफा जो लिखा गया है उसमें तालीस भी लिखा जाता है, और उसको दीगर तमाम फलासफा तालीस ऑफ मलीतस कहते हैं। तो तालीस जो है ये कहते हैं कि जो कायनात है वो दरअसल इब्तदा में एक अंसर का जो है वो अब उसका जो है वो एक अंसर से निकली है ये कहते हैं, और वो अंसर पानी, वाटर। और वो कहते हैं कि पानी कायनात में मौजूद हर एक चीज का ओरिजिन है, हर एक चीज
जो भी चीज यहाँ पे वजूद रखती है वो कहीं ना कहीं वो पानी से निकल कर आज अपनी इस शक्ल में मौजूद है। जबकि एक और फलसफी है एनेक्सिमीनीस, और वो कहता है कि नहीं जी, पानी नहीं है, ये चीज हवा है। और हवा है कि जिसने हर एक चीज को जो है वो हर एक चीज के अंदर अब जो है वो वजूद रखती है। जबकि एक और फलसफी आते हैं जिनको हम एम्पेडोक्लिस कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी, सिर्फ एक पानी या फिर एक हवा नहीं, बल्कि जो भी वजूद रखती है चीज वो दरअसल चार अनासर का मजमुआ है। और वो चार अनासर हैं मिट्टी या फिर अर्थ, वाटर, एयर और फायर। इन चार चीजों से मिलकर कोई भी वजूद जो है वो वजूद पाता है दरअसल। अब यहाँ पे आगे चलते हुए एक बहस हमारे पास जो है वो निकल के आती है। क्या ये तमाम चीजें, अगर हम पानी, एयर या फिर इन चार चीजों का मजमुआ भी ले लें, इन तमाम चीजों की अपनी हैसियत में ये वजूद रखती हैं, या फिर कि ये किसी आइडिया की रिफ्लेक्शन के तौर पे एग्जिस्ट करती है? और इस डिबेट को फलसफे के अंदर मटेरियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म या फिर माइंड वर्सेस मैटर की, मैटर वर्सेस माइंड की जो है वो डिबेट या फिर जंग माना जाता है। इसी तरफ आगे बढ़ते हुए सबसे पहले एक जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फलसफी जो मुझे लगता है वो हेराक्लाइटस है, जो 535 बीसी से लेकर 475 बीसी तक एग्जिस्ट है। अब हेराक्लाइटस, जिनको उर्दू में हेराक्लीटस कहा जाता है, उनके उनका एक बड़ा बहुत मशहूर जो है कॉल है। वो कहते हैं नथिंग, नो वन कैन एवर टॉयस इन सॉरी नो वन कैन एवर स्टेप इनटू अ रिवर टॉयस। कोई भी शख्स एक दरिया में दो मरतबा पानी, दो मरतबा पाँव नहीं रख सकता। और जबकि वो कहते हैं एवरीथिंग फ्लोस, हर एक चीज जो है वो बह रही है। अब इससे इससे मतलब क्या है कि कोई भी शख्स दो मरतबा एक ही पानी में पाँव नहीं रख सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वक्त जब ये बात कर रहा हूँ तो अब मैं बोल रहा हूँ ए, और एक सेकंड बाद अब मैं बोल रहा हूँ बी। तो क्या जब मैंने ए बोला और जब मैंने बी बोला, दोनों वर्ड्स और दोनों टर्म्स बोलते हुए मैं एक ही आदमी हूँ, या फिर मैं चेंज हो गया? ए बोलते हुए मैं कुछ सेकंड्स जो है वो उम्र में छोटा हारिस था, और बी बोलते हुए मैं कुछ सेकंड्स उम्र में बड़ा हारिस हूँ। और इन कुछ सेकंड्स के अंदर मेरी फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली बहुत सी तब्दीलियां मुझमें जो है वो रुनमा हुई हैं। अगर जो वो इस कदर जो है वो माइनर है कि उनको हम में फिजात महसूस नहीं कर पा रहे, सही है? बट वो दरअसल मेरे अंदर चल ही रही है। यहाँ पे आके हेराक्लाइटस कहते हैं कि जो रियलिटी है वो दरअसल बिकमिंग है, बीइंग नहीं है। वो कहते हैं कि जो, और इस पे एक बहुत मशहूर जो है वो कहा जाती है, आज भी जो है वो टर्म इस्तेमाल की जाती है, कि स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है कि हकीकत जो है वो चल रही है, और ये दरअसल ये है कि मैं होता भी हूँ और मैं नहीं भी होता। ये बोल रहा हूँ तो बोलते हुए भी जो पिछला एक है वो मैं अपने आप में मौजूद भी हूँ और नहीं भी हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली मूवमेंट के अंदर हूँ। और इसमें दरअसल हमें ये बात मालूम होती है कि हकीकत दरअसल मेरा वजूद नहीं, बल्कि मेरे वजूद में कंटिन्यूसली चलती है वो मूवमेंट है, जो जो एक मोशन है जो मूव कर रहा है, और जो एक चेंज है वो इनएविटेबल चेंज मूव कर रहा है, वो रियलिटी है। बिकमिंग रियलिटी है, बीइंग रियलिटी नहीं। अब दो फलसफी मजीद आते हैं, एलिया एक इलाका नाम होता है वहां से, जिनमें से पहला जो है वो परमेनिडीज है, और दूसरा जो है वो जीनो। परमेनिडीज जो है वो कहता है कि रियलिटी जो है वो बीइंग होती है, जबकि नॉन बीइंग कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो एग्जिस्ट करती है। क्योंकि वो कहता है कि नॉन बीइंग को हम जो है वो दरअसल अपने जहन में नहीं ला सकते। हमारा जहन जिस चीज का इदराक कर सकता है वो बीइंग है, नॉन बीइंग एग्जिस्ट नहीं करता। और वो कहता है कि इस सूरत में चेंज दरअसल इल्यूजन है। इल्यूजन कैसे, इसको जो है वो जीनो बयान करता है। जीनो ऑफ एलिया कहता है, उसका एक बहुत मशहूर पैराडॉक्स है जिसको हम पैराडॉक्स ऑफ एरो कहते हैं, या एरो पर पैराडॉक्स कहते हैं। और वो कहता है जब आपने एक तीर चलाया, तो वो तीर जब हवा में महव जो महव है जा रहा है कंटिन्यूसली, तो आपको लग रहा है बजाहिर कि वो मोशन में है, लेकिन अपने आप में वो मोशन में नहीं है, बल्कि दरअसल वो स्टॉप है।
आप एक एक घड़ी को काट के देखें और हर एक इंस्टेंस के अंदर वो स्टॉप है और उसका मोशन सिवाय इसके कुछ नहीं कि वो इल्तिबास या फिर इल्यूजन। अब ये इतना बड़ा चैलेंज था फलसफियों के लिए कि इसके ऊपर कई जो है उनको सदियां बीत गई और उसका कोई फलसफी जवाब नहीं दे सका। हालांकि जो है वो एटॉमिस्ट ने कोशिश की इसका जवाब देने की, और जो लिसिपस या फिर डेमोक्राटस, डेमोक्राटस एक बहुत अजीब फिलसफी है जो पहली दफा जो आइडिया देता है, और ऑन्टोलॉजिकल आइडिया उसका ये है कि कायनात दरअसल ना पानी से ना उन चार अनासर से मिलकर बनी है, बल्कि कायनात कुछ टाइनी इनडिविजिबल और बाउंडलेस पार्टिकल से मिलकर बनी है, जो जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। वो बहुत ज्यादा है, उनको काउंट भी नहीं कर सकते। उनसे मिलकर वो दरअसल मुख्तलिफ शक्ल के अंदर आपस में मिलकर रोनुमा होते हैं। और इनकी इनका जो जवाब होता है जीनों को लेकर, वो जवाब ये होता है कि दरअसल जहाँ पे एटम्स वजूद रखते हैं, यानी कि वो टाइनी पार्टिकल्स वजूद रखते हैं जो हर एक चीज के अंदर, और तुम्हारे उस एरो के अंदर भी मौजूद हैं, जो एरो तुमने चलाया है उसी के साथ साथ एक चीज को जिसका नया वो इजाफा करते हैं वो है वॉइड। अब वॉइड ये कि एम्प्टी स्पेस, और वो यहाँ पे कहते हैं कि एम्प्टी स्पेस भी दरअसल वजूद रख रही होती है। अगर एम्प्टी स्पेस ना हो तो कोई मूवमेंट हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं कि एटम्स हर एक जगह मौजूद हैं, बल्कि कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे एटम्स नहीं और वो एम्प्टी स्पेस है। और एम्प्टी स्पेस वो जगह है जहां पर दरअसल एटम्स अपनी मूवमेंट जो है वो अमल में ला पाता है। और इसके अंदर अब ये है कि जो एटॉमिस्ट हैं, ये दोनों के दोनों फलसफी, फिलोसोफर्स और डेमोक्राइटस, ये दोनों कहते हैं कि टाइम और स्पेस दरअसल अपने आप में डिविजिबल नहीं है। आप उनको डिवाइड नहीं कर सकते जिस कदर आप उनको चाहें, बल्कि उनके अंदर भी लिमिट लगती है। और एक ऐसा वक्त, एक ऐसा जो है वो मंजिल आ जाती है, जैसे नहज होती है, जिसमें पहुंचकर जहां पे आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते मजीद, वहीं पर पहुंचकर आप जो है वो टाइम एंड स्पेस को भी मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, बल्कि आपको वहां पे जो है वो, आप जब वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे जाकर आपको पता चलता है कि आप वहां पर हैं ही नहीं, क्योंकि वो मूवमेंट दरअसल खुद अगली मूवमेंट में मूव ऑन कर चुकी है। और इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि जब हम जो है वो उस तक पहुंचेंगे, एक तीर तक चलते हुए वहां पे स्टॉप करेंगे, तो उसकी जब आप छोटे छोटे उसमें जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे भी दरअसल एक मोमेंट जो है वो अपने आप में वफा है, और उसके सिवा कोई एक ऐसी इंस्टेंस वजूद नहीं रखती जहाँ पे वो स्टॉप। इसी को आके सबसे जो इसका जो बेहतरीन जवाब है, लॉजिकल जवाब है, वो एरिस्टोटल देता है। एरिस्टोटल जो हमारे पास सोक्रेटिक फिलोसोफर है, वो इसका जवाब यूं देता है कि जो टाइम है वो कोई सीरीज नहीं है इंस्टेंसेस की, बल्कि टाइम दरअसल कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूसली मोशन मोशन का नाम है। और अगर इस मोशन को काट दिया तो टाइम वजूद ही नहीं रह सकता। अब इससे आगे ये बहस मजीद होती है, और इसके अंदर ये है कि जो ये तमाम चीजें इनको जो परसीव कर रहे हैं हम, जो हमारी परसेप्शन है या फिर इदराक है इंसान का, वो इदराक किस हद तक मुमकिन हो सकता है, और क्या जब हम उस तक पहुंच जाते हैं तो हकीकत हमें किस तरह से मिलेगी। क्या फिर ये जो जितने भी हमें एटम्स मिल रहे हैं ये अपने आप में वजूद रख रहे हैं, या फिर ये किसी और चीज का नक्श या फिर अक्स है जो हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर जो इस और इसके अंदर इस बात के अंदर आगे बढ़ते हुए हम आइडियलिज्म की तरफ जो है वो आगे बढ़ते हैं। आइडियलिज्म क्या है? आइडियलिज्म दरअसल ये कहते हैं कि रियलिटी, हकीकत जो है वो ह्यूमन थॉट से शेप पाती है, और ह्यूमन थॉट से बाहर या फिर उसके बाहर एग्जिस्ट नहीं करती। और दरअसल जो मटेरियल वर्ल्ड है वो कॉन्शियसनेस की रिफ्लेक्शन है। सही है, मटेरियल वर्ल्ड कॉन्शियसनेस की रिफ्लेक्शन है, इंसानी शऊर के अंदर जो भी चीज आती है उसकी रिफ्लेक्शन है मटेरियल वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज बर्कले जो है वो कहता है टू बी इज टू बी परसीव, यानी आपके वजूद की अगर कोई शहादत है, अगर कोई दलील है, तो वो यही है कि किसी भी चीज के वजूद की उसको परसीव किया जा सकता है, और इंसानी दिमाग उसको अपने अंदर समो सकता है, और जो चीज इंसानी अकल में ना आ पाए वो वजूद ही नहीं रख सकती है। और ये किस किस चीज के लिए जो जगह छोड़ रहा है उसको हम बाद में देख सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे जो है वो खुदा के वजूद के लिए भी जो बहुत से इस तरह के आर्गुमेंट्स कॉइन किए गए कि अगर तो खुदा का आइडिया इंसानी दिमाग में वजूद रखता है तो इसका मतलब है कि उसको एग्जिस्ट करना होगा, क्योंकि इंसानी दिमाग के अंदर कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट अपना वजूद रख ही नहीं सकती जिसको जो है वो इंसान परसीव ना कर सकता हो। सही, इसको अगर रिवर्स इसका आर्गुमेंट रिवर्स इसको करके हम इस आर्गुमेंट को देखें तो इसी के अंदर
आइडियलिज्म के जो इब्तदाई सबसे स्ट्रक्चर्ड आइडियलिज्म मिलता है वो हमें मिलता है प्लेटो के अंदर, अफलातून के अंदर। अफलातून जो है वो अपना वर्ल्ड ऑफ आइडियाज और वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स देता है, और उसमें वो कहता है कि दरअसल जो ये हम जो ये कायनात जिसको अभी हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये सामने एक पेन है, एक कॉपी है, तो ये पेन और कॉपी जब मैं देख रहा हूँ तो ये जो है ये कोई हकीकी ऑब्जेक्ट्स नहीं है, बल्कि ये अक्स हैं या फिर रिफ्लेक्शंस हैं वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के अंदर एक हकीकी पेंसिल और हकीकी कॉपी का। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि जो एक परफेक्ट सर्कल है उसको जो है वो इंसान इमेजिन जो है वो जरूर कर सकता है, लेकिन परफेक्ट सर्कल इंसान को नहीं पता कि कैसा होता है, उसको बना नहीं सकता वो। सही है। और वो कहता है कि जब हम कोई घोड़ा देखते हैं तो घोड़ा देखते हुए हमें जो है वो दिखता है कि ये घोड़ा बुरा है और ये घोड़ा अच्छा है। जब हम कोई घोड़ा बेहतरीन घोड़ा देखते हैं तब भी हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक ऐसा आइडिया मौजूद होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि बेहतरीन घोड़ा इस तरह का होता है। तो वो कहता है जो बेहतरीन घोड़े वाला ये जो पूरा का पूरा आइडिया है ये दरअसल वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के अंदर एक पूरा फ्रेम मौजूद है, जो फ्रेम दरअसल अक्स जिसका अक्स हमारे पास ये दुनियावी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के तौर पर मौजूद है। इसके लिए एक जो बेहतरीन मिसाल है वो इस तरह दी जाती है कि फॉर एग्जाम्पल कि एक बेकरी के अंदर अगर ब्रेड बनाई जाती है और उसके लिए एक मैक्सिमम फ्रेम के तहत कटर उन्होंने रखा हुआ है जिसको वो हर जगह पर उसी में कट करके उसको दे देते हैं। तो वो जो एक स्पेशल फ्रेम है या फिर एक पिज्जा को शेप करने के लिए जो फिर एक जो पूरा का पूरा उसको एग्जैक्ट टर्म मेरे दिमाग में नहीं आ रही है उसको क्या कह सकते हैं, मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि उसको जो एक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है, जबकि उसका जो अक्स है जो उसकी जो हमारे पास कॉपीज हैं वो हमारे पास इस मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के तौर पर मौजूद हैं। अब इसके अंदर उसका सबसे मशहूर जो उसका आर्गुमेंट है या फिर उसका आइडिया इसको बयान करता है दरअसल एलिगेरी ऑफ केव के जरिए बयान करता है, जिसमें वो कहता है कि जो आपने अगर एलिगेरी ऑफ केव सुन रखी हो तो कि उसमें ये है कि कुछ लोग जो है उनको बांधा गया है, उनके हाथ बंधे हुए हैं और जो है उनके पीछे दीवार है और सामने भी एक दीवार है, और वो सामने दीवार पर जो है वो कई तरह के उनको एक गार के अंदर है वो, और गार के दहाने पे जो है वो बाहर से जो चीजें गुजरती हैं चूंकि उनके पीछे आग चल रही है तो वो सामने उनको रिफ्लेक्शन के तौर पर दीवार पे चलती हुई चीजें दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर से कोई जो है वो आदमी गुजर रहा है नेजा लेके तो उनको सामने की दीवार पे जो है वो आदमी दिखेगा नेजा लेके जाता हुआ। उनमें से क्या है कि एक आदमी एक मर्तबा अपनी उसकी जंजीर खुलवा कर बाहर निकल जाता है और वो जब गार के दहाने पर पहुंचता है तो वहां से सामने वो हकीकी दुनिया देखता है कि ये कैसी दुनिया है। यहाँ पर तो एक और ही तरह का इंसान खड़ा हुआ है, एक बेहतरीन इंसान जिसने जो है वो नेजा पकड़ा हुआ है हाथ में, सामने एक घोड़ा जा रहा है बेहतरीन घोड़ा और इस तरह की दीगर चीजें। तो वो के अब यहाँ से ये बताना चाह रहा है कि जो सामने हमें दीवार पर नजर आ रही है वो रिफ्लेक्शंस हैं या फिर अक्स है, और वो अक्स दरअसल हमारी मटेरियल जो है वो वर्ल्ड है और ये मटेरियल ऑब्जेक्ट जो हमें इसमें दिख रहे हैं, जबकि जो बाहर जाके हकीकत वो देखता है वो हकीकत जो है वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज और वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है, जो है इंसानी जो सिर्फ और सिर्फ अकल के जरिए जिस तक हम पहुंचे जा सकते हैं और इंसानों को उसको डायरेक्टली अपने सेंसेस के जरिए परसीव नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें जो है प्लेटो एक बहुत जबरदस्त जो है ना वो डिस्टिंक्शन करता है आइडियाज के अंदर, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो मटेरियलिस्ट थॉट को दरअसल शेप कर देती है अगर उसको जो है वो हम रिवर्स कर देते हैं। अब वो ये है कि प्लेटो कहता है आइडियाज दो तरह के होते हैं। पहले आइडियाज वो है जो डायरेक्टली हमारे जो है वो हमने परसीव कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल के मेरे पास मैंने चील देख रखी है उड़ती हुई और मैंने घोड़ा देख रखा है, जबकि दूसरी तरह के आइडियाज है जिनको हमारा दिमाग बना ले। वो आइडियाज कौन से, अगर मैं कहता हूँ कि उड़ता हुआ घोड़ा मैंने कहा तो और मेरे दिमाग में आ गया, मतलब आप सब जो यहाँ पे भी सुन रहे हैं मुझे तो आप सब अपने दिमाग में उड़ता हुआ घोड़ा लिखा है और उड़ता हुआ घोड़ा नाम की चीज आपके दिमागों में फौरन आ जाएगी क्योंकि हम लोगों ने चील भी देख रखी है और हमने घोड़ा भी देख रखा है, तो उसने उसको उस तरह से जो है वो एक कंपाउंड बना के हमारे सामने रख दिए। और ये अब प्लेटो का पूरा जो है वो आर्ग्यूमेंट है इस पर। इसकी ऑपोजिशन में हमारे पास आइडियलिज्म की ऑपोजिशन में हमारे पास जो थॉट मौजूद है या फिर हमारे पास एक पूरा जो स्कूल मौजूद है उसको मटीरियलिज्म कहते हैं। मटीरियलिज्म क्या कहता है, वो कहता है कि कायनात दरअसल थिंग इन इटसेल्फ एग्जिस्ट करती है, और इसके ऊपर जो एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर है मार्टिन हाइडेगर, और वो नाजी था अगर से, लेकिन उसका जो बीइंग टाइम एंड बीइंग आई थिंक
तब आपका नाम है बोल रहा हूँ, अब्दुल्ला को सही, अब्दुल्ला यहाँ पे है नहीं, इस वक्त सही बताओ। अच्छा, उसके अंदर वो कहते हैं कि हम इंसान भी दरअसल जो मैटर है, हम कोई ऐसे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का हमारा रिलेशन नहीं है इस कायनात के साथ कि हम सब्जेक्ट हैं और ये ऑब्जेक्ट है, बल्कि वी आर द मैटर, वी आर द यूनिवर्स इटसेल्फ। हम लोग कायनात हैं, कायनात को महसूस करते हुए। तो ऐसे में दरअसल कायनात थिंग इन इटसेल्फ है, खुद अपने आप में एग्जिस्ट है। और कुछ भी कायनात के अंदर ऐसा नहीं है जो मटेरियल वर्ल्ड से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हूँ। यानी कि ये दरअसल निगेट करता है माइंड के या फिर किसी भी ऐसी जो है वो हवाई मखलूक के एग्जिस्टेंस के, कि वो इंसानी जो इंसानी नहीं, सॉरी, मटेरियल वर्ल्ड से जुदा एग्जिस्ट करती है। उस फिर हाँ, आप उसको इंसानी दिमाग कह लें या फिर उसको इंसानी जहन कह लें, माइंड कह लें, कुछ भी कह लें। अब उसके अंदर जो सबसे जो उसकी इसके जो पॉइंट्स हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूनिवर्स दरअसल नेचुरल लॉज के जरिए काम करती है, और वो नेचुरल लॉज इंसानी या फिर साइंटिफिक जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए जो है वो परसीवेबल है और उनको परसीव किया जा सकता है। जबकि अब इसमें हम लोग दोबारा से प्लेटो की तरफ जाएंगे अगली चीज को देखते हुए, और उस तक जाना, चूंकि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था ना कि उसको रिवर्स करते हैं उसी के आर्गुमेंट को, तो वो दरअसल मटीरियलिस्ट बुनियादें हमें देता है। और वो किस तरह से देता है कि आइडियाज को, जो मटीरियलिज्म है, वो प्रोडक्ट ब्रेन के तौर पर देखते हैं। और ब्रेन, हम मटीरियलिस्ट जो हैं वो ब्रेन को एज अ कॉम्प्लेक्स मैटर देखते हैं, कि ब्रेन इन इटसेल्फ मैटर है और उसके अंदर चलती हुई जितनी भी जो रिएक्शंस हैं वो खुद भी मटीरियल रिएक्शंस हैं, जिनकी सूरत में जो है वो आइडियाज वजूद पा रहे हैं। अब जो प्लेटो का पूरा वो आपने जो सुना होगा अभी के आइडियाज वाला, तो वो कह रहा था कि जो एक आइडियाज में जिनको परसीव कर लेते हैं। तो मुझे बताइए कि इंसानी दिमाग जो है वो, अब मैंने पेन सुन रखा है, अब आप लोग दिमाग के साथ साथ काम करेंगे। पेन पेन हमारे दिमाग में आता है, और कॉपी हमारे दिमाग में आ रही है, लैपटॉप दिमाग में आ रहा है, बॉटल दिमाग में आ रही है, बैग दिमाग में आ रहा है। क्या आप में से किसी एक के भी दिमाग में कोई डुगमुट डुगमुट नाम की चीज आ सकती है? क्या आपका दिमाग डुगमुट डुगमुट नाम की किसी चीज को जो है वो अभी इस वक्त अपने उसकी पिक्चर बना के उसको डिपिक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इंसानी दिमाग कोई ऐसी चीज दरअसल बता ही नहीं सकता, ना बयान कर सकता है, जिसको परसीव ना कर चुका हो, या जिसकी किसी ना किसी शक्ल को जो है वो उसको परसीव ना कर चुका हो। अच्छा जी। अब इसके अंदर आगे बढ़ते हुए, जो कायनात एक तो परसीवेबल है, और फिर दूसरा उसके अंदर जितनी भी चलते हुए चेंजेस हैं वो दरअसल कॉजेशन के जरिए चल रहे हैं। एक चेन है जो हमें दिख रही है कि उसके अंदर एक चीज जो है वो अपने आप में एक कॉज है, उस अगले अफेक्ट को जन्म देती है, और वो अफेक्ट, जो भी अफेक्ट हमारे सामने आता है, वो अपने आप में खुद जो है वो अगले एक अफेक्ट के लिए कॉज बन जाता है। मतलब कि अगर जो मैं यहाँ से किस तरह से इसकी मिसाल है, मतलब एक आदमी, आपने वो देखा है, पानी में पत्थर फेंकता है और वो पत्थर कई मरतबा जो है वो रोल होकर आगे की तरफ जाता है। तो वो जब एक दफा पानी के साथ जाकर टकराता है तो वहां से वो निकलता है, तो वहां पे जाकर उसका लगना अगले इवेंट को अपने आप में जन्म देता है, और उससे आगे जाते हुए वो खुद एक कॉज बन जाता है, और अगला जो वहां पे जाके लगना है वो अफेक्ट है, और ये पूरी पूरी चेन है जिसको हम कॉरेशन कहते हैं। अब इसके अंदर मटीरियलिस्ट हमारे पास जो फिलोसफर्स हैं उनमें एक लंबी लाइन है, जिसके अंदर हमारे पास डेमोक्राटस है, एपिक्यूरस है, इवन हॉब्स है। थॉमस हॉब्स का नाम तो हम सब सुन रखा है। हॉब्स दरअसल इस चीज का पहली जो बुनियाद पे इनकार करता है वो डिविनिटी है। वो कहता है कि कोई चीज डिवाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, और जब हम डिविनिटी से नीचे आते हैं तो ये मैटर को दरअसल परसीव करते हैं, और मैटर की मूवमेंट के बारे में मजीद बेहतर तौर पर जान सकते हैं, और फिजिकल मैटर और फिजिकल इंट्रैक्शन का नाम देता है उसमें। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हुए फिर हमारे पास जो एंड पर आके, जिसको जो कंटेम्प्रेरी फिलोसफर्स ग्रेटेस्ट मटेरियलिस्ट कहते हैं, वो हमारे पास कार्ल मार्क्स है। सही है। और एंगल्स की भी जो है वो मजीद कॉन्ट्रीब्यूशन हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर आकर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिज्म पर रिस्ट्रिक्ट नहीं है, और हमारे पास अभी आई थिंक 5 मिनट ही बाकी है, मतलब 4 मिनट, और उनमें मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो बहुत ही इसको सिंपली जो ब्रेक डाउन करते हुए, कि मार्क्स कहता है कि कायनात का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम इस बात तक पहुंच गए कि मैटर की हम लोग मूवमेंट तक पहुंच गए हैं, बल्कि उसका एक बहुत मशहूर जो कोट है कि
philosophers have tried to interpret the world where the point is to change it. तो फलसफियों ने कायनात को जो है वो बयान तो कर लिया, उसकी तशरीह तो कर ली, लेकिन पॉइंट ये था कि उसको चेंज कैसे करना है। और यहीं पर आकर हम लोगों को मटेरियलिज्म की या फिर मादियत पसंदी की जो अहमियत है वो मालूम होती है। वो किस तरह से मालूम होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कह लें कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी कैन नॉट बी नो, अगर तो हम जो है वो एग्नोस्टिक हैं, हम लोग हकीकत का जो है वो ये इस बात का एतराफ करते हैं कि हकीकत जो है वो हमारी इंसानी महदूद इल्म से बाहर है, वजूद रखती है। तो हम लोग जब हकीकत को समझ ही नहीं सकते, हकीकत का इदराक ही नहीं कर सकते, तो हम हकीकत को बदलने का भी कैसे सोच सकते हैं? हम सोच ही नहीं सकते, हम जो सिर्फ वो लाचार होकर यहीं पे बैठ सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये कि हम उसको हकीकत तो कह लें कि हकीकत रियलिटी इज डिवाइन या फिर रियलिटी इज कंपोज्ड ऑफ आइडियाज, एनीथिंग लाइक दैट। और इसमें जो है वो फिर हम बैठे रहेंगे तदबीर के ऊपर कि भाई ये तो जो है वो खुदा की तरफ से बनाई हुई ऐसी चीज है, और इसके ऊपर ना हम सवाल उठा सकते हैं ना उसको बदल सकते हैं, और तब भी इसको बदलने का कोई जवाब पैदा नहीं हो सकता, ना ही कोई इसकी जो है वो वजह निकल सकती है। और इसी तरह जब हम ये कहते हैं कि कायनात मटेरियल है, शेप बाय कॉजेज एंड एक्शंस है, तब हमें ये समझ आ जाती है कि जरूर जरूर कायनात ऐसे, अगर कायनात में कुछ बुरा चल रहा है तो वो भी किसी ना किसी कॉज और किसी ना किसी एक्शन की वजह से बुरा हो रहा है। और फिर हम उसको देखते हुए उसको बदलने की ना सिर्फ ये सही कर सकते हैं, ना सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं, बल्कि उसको बदलने की पूरी पूरी हम फोर्स लगा के उसको बदल रहे हैं। तो यहाँ पर आकर दरअसल मटीरियलिज्म अपने आप में रेवोल्यूशनरी हमें जो है वो पूरा का पूरा एक एस्पेक्ट दिखाती है और हमें हमारे जद्दोजहद के साथ जुड़ती है। अब यहाँ पे आके हम लोग आगे बढ़ते हैं मटीरियलिज्म से डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म की तरफ। डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म दरअसल ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज मैटर इन मोशन। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि मैटर ही है, बल्कि मैटर इन मोशन है। ऐसा मैटर, ऐसा मादा जो है वो इसमें एरोस्पेस में आर्गुमेंट देखा। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये कॉन्शियसनेस जो है वो कर रखा हो, जिसको पर्सन ना कर रखा हो, उसको उसको परसीव नहीं कर रखा, नाम उसके बारे में कभी सोच रखा है। तो इसके आगे बढ़ते हुए बात के साथ साथ वो माइंड एग्जिस्ट करता हूँ, मादे के साथ पैरेलल जहन एग्जिस्ट करता हूँ। क्योंकि दरअसल इस चीज से निकल गया ना कि कॉन्शियसनेस इज ए रेशनल मैटर। इस चीज से हमें पता चल रहा है कि माइंड और दो अलग चीजें नहीं है, बल्कि जो माइंड है या फिर इसके और इंटरनल उसके इंटरेक्शन से वजूद पा रहे हैं। अच्छा तो हम लोग मतलब यहाँ पे थे कि इंसान जो है वो पहले परसीव करते हैं मैटर को, और उसके बाद सिर्फ जो परसेप्शन है वहीं तक रुके नहीं रहते, बल्कि वो एक्ट करते हैं और उस एक्ट के जरिए उस मैटर को बदलने की सलाहियत भी अपने अंदर जो है वो रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आज तक की जो इंसानी जो मौजूदा सूरत हाल है इसको देख लें, मतलब कि अभी मेरे सामने अगर मोबाइल लैपटॉप रखा हुआ है तो इसको मैं रिवर्स कर दूं, इंसान ने क्या मैटर और फिर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को बदल बदल कर इस कदर जो इस तरक्की के इस नहज तक नहीं पहुंचा है। अगर तो इंसान मैटर को बदलने की सलाहियत ना रखता है तो आदमी कभी भी जो है वो ना सिर्फ एक दीगर जानदारों से मुमताज हो पाता, बल्कि वो अलग ना होता किसी से। जो अलग उसके अंदर उसको अलग करती है चीज, या फिर उसको मुमताज बनाती है और उसकी जो अहमियत को उजागर करती है आदमी को, यही है कि वो मटेरियल या फिर मैटर के नीचे जो है वो सब्जेक्ट नहीं है उसका, बल्कि खुद वो इस कंडीशन, इस पोजीशन में है कि वो उस मैटर को बदलने की सलाहियत भी अपने अंदर रखता है। तो अभी जो चेंज है, चेंज को लेकर हम लोग यहाँ पर इस वक्त दो जो है वो स्ट्रक्चर्स का मुआयना करें। इसमें से पहला हमारे पास एरिस्टोटेलियन लॉजिक है, और उसके अंदर हमारे पास लॉज ऑफ थॉट हैं जो बहुत ही मशहूर हैं। जब भी कोई बंदा लॉजिक को पढ़ना स्टार्ट करता है तो वो इन जो है वो तीन लॉज से जरूर गुजरता है। अब ये तीन लॉज क्या कहते हैं? अब पहला लॉ है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, कि कोई भी चीज जो है वो अपने आप में अपने वजूद में अपना कोई सानी नहीं रखती, वो एक होती है। अगर ए ए इज इक्वल टू ए ओनली, दही दही है, दूध दूध है, हारस हारस है, बॉटल बॉटल है,
कॉपी कॉपी है, हर एक चीज जो है वो अपने आप में अपना वजूद खुद रखती है। जबकि दूसरा जो उसूल है इसका वो है लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, कि कोई भी चीज जो है वो अपना तजाद नहीं रख सकती, अपना मुतजाद कोई चीज को एग्जिस्ट उसके नहीं कर सकती। ए इज नॉट इक्वल इक्वल टू बी, दूध दही नहीं हो सकता, दूध नहीं हो सकती। ये जो बोतल है वो इन्हीं का ज़िमनी उसूल है, और वो है लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। और वो ये कहता है कि अगर दो चीजें एक वक्त में एग्जिस्ट करती हैं तो उनमें से एक जरूर ऐसी होगी जो दूसरी। और अब तीन मॉडल जो हेगल देता है, और फिर उसके ऊपर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जिस तरह कॉम्बेट तैयबा ने पहले बताया वो बिल्ड करते हैं मार्क्सिस्ट फिलोसफर्स। और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म फिलोसफर जिनके अंदर जो इब्तदाई काम है वो बुनियादी उसूल हमारे पास जो है वो होते हैं। पहला उसूल है यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ ऑपोजिट्स, कि और ये चीज हम लोग पिछले से देखते हुए आ रहे हैं कि मैटर जो है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, मैटर ही मोशन के अंदर है, और ये चेंज जो है ये दरअसल हकीकत है। अब वो चेंज जब हो रहा है तो इस चेंज के अंदर ही हमने ये भी देखा कि बहुत जो है वो एक पॉजिशन अपने आप में इसके अंदर ही चल रही है, और कंटिन्यूस पॉजिशन की एक जो चेन है वो इसके अंदर पपा है। अब वो जो पॉजिशन की चेन है उसके अंदर वो कैसे मूव कर रही है, उसके अंदर ये है कि एक ही वक्त में दो मुतजाद चीजें आपस में टकराती हैं, और उनके आने से जो है वो एक नई जो इवेंट है वो जन्म लेता है, और यूं ही इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस जो है वो एक चीज को मजबूर करते हैं कि वो आगे की तरफ बढ़े। इसकी मिसाल जो पहला उसूल है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का, यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ ऑपोजिट्स, इसकी मिसाल जो है वो आप लोगों ने बचपन में एक झूला देखा होगा सीसॉ जिसको हम कहते थे, और वो पार्क्स में अगर अक्सर लगा होता है कि एक तरफ एक बंदा बैठता है और दूसरी तरफ जो है वो दूसरा बंदा बैठता है। अब इसी सीसॉ को ले लें और इसी सीसॉ के अंदर दोनों जो मुख्तलिफ सीट्स हैं उनको ए और बी कहते हैं। अब आप देखेंगे कि ए और बी दरअसल आपस में यूनाइटेड भी हैं, क्यों? स्ट्रक्चर एक ही चीज के अंदर जो है वो एक ही जो एक एक पाइप है जिसके दोनों साइड्स पे ए और बी एग्जिस्ट करते हैं, तो अंदर से दोनों यूनाइटेड। और अगर बी एग्जिस्ट ना करता हो तो ए को जो है वो हम सीसॉ नहीं कहेंगे, उसको वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जबकि अगर बी एग्जिस्ट ना करता हो तो बी का कोई वजूद नहीं है। एक के बगैर दूसरे का वजूद ना होना ये यूनिटी है दोनों की आपस में। और फिर दोनों की मूवमेंट के लिए स्ट्रगल जो है वो बहुत जरूरी है। और स्ट्रगल ये होती है कि एक तरफ से एक आदमी नीचे, एक तरफ बैठेगा उसको नीचे करेगा तो दूसरी तरफ वाला ऊपर चला जाएगा, और फिर दूसरी तरफ बैठेगा तो वो नीचे चला जाएगा, दूसरी तरफ वाला ऊपर हो जाएगा। अगर जो है वो एक तरफ आदमी बैठे ही ना, उसके ऊपर फोर्स ही ना हो, तो दूसरा वाला जो है वो नीचे ही रह जाएगा कंटिन्यूसली। और जब नीचे रह जाएगा, डाउन का वजूद नहीं हो सकता अप के बगैर, और अप का वजूद नहीं हो सकता डाउन के बगैर। ये है यूनिटी इन स्ट्रगल ऑफ ऑपोजिट्स, कि दोनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं, और उन दोनों की आपसी जो हलचल है उसके बगैर दोनों का वजूद नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल गर्म और ठंडा, अगर ठंडा ना हो तो हम जो है वो गर्म को कैसे जान सकते थे, अगर गर्म ना होता तो हम ठंडे को कैसे जान सकते थे। और उन दोनों के आपसी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन ना हो तो दोनों का एक दूसरे के बगैर वजूद ही मुमकिन नहीं। उसका दूसरी मिसाल जो है हमारे पास दिन और रात की है, डे एंड नाइट। डे एंड नाइट में अब रात इस वक्त हो रही है और 9:30 हो रहे हैं एग्जैक्ट। अगर दिन एग्जिस्ट ही ना करता हो तो क्या रात का कोई वजूद हो सकता था? नहीं हो सकता। और अगर रात एग्जिस्ट ना करती हो तो दिन का कोई वजूद हो सकता, नहीं हो सकता था। और इन दोनों के दरमियान जो कंटिन्यूस एक मूवमेंट चल रही है, जो कंटिन्यूसली इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन चल रहे हैं, वो दोनों एग्जिस्ट ना करते हो तो यहाँ दोनों का आपस में कोई रब्त होता है, ना दोनों का वजूद होता। तो ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का पहला उसूल है, यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ ऑपोजिट्स। दूसरा उसूल, और वो भी इनके साथ ही आपस में कनेक्टेड है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म भी आपस में इंटरकनेक्टेड है, और कायनात की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपस में इंटरकनेक्टेड ना हो दरअसल। तो दूसरी चीज, दूसरा उसूल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी, या फिर इसको जो है वो क्वालिटेटिव लीप भी कहा जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी क्या है कि छोटे छोटे इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन जो आपस में चल रहे हो, अंदर चल रहे होते हैं, वो अचानक से जो है वो एक ग्रेट ऐसा क्वालिटेटिव लीप लेते हैं कि वो शक्ल बिल्कुल क्वालिटेटिवली चेंज हो जाती है।
फॉर एग्जाम्पल दिन के बाद आप देखें, अगर जो हम वक्त पे मुआयना करें, कोई एक जगह पे कैमरा फिक्स कर दें और हम देखें कि वक्त कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, कोई वक्त एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता मोशन के बगैर, तो उसने चलना है, वो कंटिन्यूसली आगे की तरफ चल रहा है। हम 3 बजे से 3 PM से ऑनवर्ड्स नोट कर रहे हैं, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, 7 PM और 7, 7:30, आई थिंक के 7:30, 8 बजे आजकल अचानक से वो आपसी जो अंदर इंटरनल कॉन्ट्रेक्शन चल रहे हैं, वो आपस में दिन से अचानक रात बर्बाद करते हैं। और यूं ही आप रात को पूरा मुआयना करें तो रात अचानक से दिन में चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि अक्सर दो अलग अलग वजूद रखते हैं और इंटरकनेक्टेड ना हो, इंटरकनेक्टेड भी है। इसकी दूसरी जो बेहतरीन मिसाल जो आज तक दी जाती है वो है बर्फ बर्फ की। और बर्फ की दोनों तरफ से आप ले सकते हैं, मतलब कि आप अभी जाके फ्रिज में रख दें पानी जमने के लिए, तो पहले हल्का सा जम गया, फिर ज्यादा जम गया, फिर ज्यादा जम गया, फिर बिल्कुल जिस पे जाके वो जमना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर एक बॉइलिंग, उस पे अगर आप टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो फिर वो उस बॉइलिंग टेम्परेचर पे बिल्कुल पहुंच के वहां पे जाके वो उबलना स्टार्ट करेगा, जबकि उनके अंदर जो इंटरनल अगर बर्फ को आप देखें कि बर्फ को पिघलाने पर रखा हुआ है, तो वो एक ऐसे सर्टेन टेम्परेचर के एक जो है वो स्केल पे पहुंचने के बाद पानी के अंदर वो चेंज हो जाएगा। इसकी एक मिसाल जो है वो लोग हैं, अगर एक बंदा है, दो बंदे हैं, तीन बंदे हैं, अचानक से वो इतने लोग मिल जाएंगे कि फिर हम उनको जो है वो एक एक बंदे को फर्द को नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे वो तो हुजूम है, एक ग्रोह है या फिर एक क्राउड है। ये पीपल पीपल नहीं कहना जाएगा, क्राउड कहना जाएगा। इसी तरह जो है वो अगर हमें से कोई एक्सरसाइज करता है तो, और वो कोई भाई जिम जाता है, वो जो मसल बिल्डिंग पे काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन गया और वो जिम करके आ गया और कल आके उसने देखा है शीशे में खड़ा हुआ कि उसकी तो जैसे ही पॉट छोटी बन गई। वो नहीं है, बल्कि छोटे छोटे माइनर क्वांटिटेटिव चेंजेस चल रहे होंगे जो उसके अंदर अचानक से एक ग्रेट क्वालिटेटिव लीप लेने के बाद एक ग्रेट क्वालिटेटिव चेंज उसके अंदर लेके आ जाएंगे। तीसरा जो उसूल है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का, वो है निगेशन ऑफ निगेशन। निगेशन ऑफ निगेशन दरअसल ये कहती है, और ये बहुत ही जो है वो बुनियादी उसूल है। ये दरअसल हम लोगों को चीजें, वो जो हमने कॉजेशन की थी पहले देखी, उसी की दरअसल एडवांस शक्ल है। और वो इस तरह से कि ये हम लोगों को पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट दिखा रही है कि हर एक चीज मूव कैसे कर रही है। हम लोग अब अगर मेरे सामने हम 2025 में एग्जिस्ट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इर्द गिर्द कैसा टेक्नोलॉजी का तूफान जो है वो चल रहा है, तो ये यहाँ तक पहुंच कैसे है। तो इसके लिए जिसको हम जो फिलोसॉफिकल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, तो उसके अंदर निगेशन ऑफ निगेशन का जो है हम जो लेंस है वो हम लगाते हैं। नेगेशन और नेगेशन दरअसल हमें एक स्पाइरल व्यू देता है। स्पाइरल व्यू क्या है कि एक लीनियर, आप लोगों को यहाँ पे उस पर बना के नहीं दिखा सकता, अगर आई थिंक शायद मेरे पास वो व्हाइट बोर्ड सके, व्हाइट बोर्ड और बस एक मिनट, मेरे पास व्हाइट बोर्ड खुल रहा है यहाँ पे, अगर तो व्हाइट बोर्ड खुल सकता है बताना बहुत आसान है। ये आई थिंक बहुत ही देर लगा देगा, तो इसको हम आप लोगों के साथ भेजे वो यहीं पे कॉपी में बना के ड्रॉ करके उसको शेयर कर दूंगा। और दरअसल ये कि लीनियर फॉर्म में कोई चीज काम नहीं कर रही, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पोजीशन अगर चलती जा रही है तो बिल्कुल अगला जो वाक्य हो रहा है उसका पिछले वाक्य से कोई लिंक नहीं है। वो कह रहा है कि एक वाक्य या फिर एक सोच, कोई भी चीज जो वजूद रखती है, वो अपने आप में जब वजूद रखती है तो वो आने के बाद उसकी निगेशन होती है। और निगेशन का मतलब ये नहीं कि उसको बिल्कुल डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, बिल्कुल तबाह हो जाती है, बल्कि वो ट्रांसफॉर्म होती है, वो तब्दील होती है। और उसकी ये जो तब्दीली होती है वो अगले जो अफेक्ट है उसके अंदर जन्म देती है। और ये जो अगला अफेक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि पहले वाले अफेक्ट से अक्सर कोई जुदा चीज होती है, बल्कि जो पिछला इफेक्ट होता है उसके भी अपने अंदर तमाम के तमाम क्वालिटीज आगे लेके बढ़ जाता है। इसमें से जब जो पहला वाला जो एक हमारे पास एक इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं थीसिस, उसके बाद जो उसके निगेशन आती है उसको हम कहते हैं एंटीथीसिस, और जो उसके बाद एंड वाला हमारे पास जो एक नमूना आता है, एक जो हमारे पास फॉर्म आती है उसको हम कहते हैं सिंथेसिस। और जो सिंथेसिस होता है ये दरअसल अपने आप में फिर से थीसिस होता है अगले एक एंटीथीसिस के लिए,
और एक पूरी चेन जो हमारे पास चलती रहती है और कंटिन्यूसली आगे की तरफ मूव करती रहती है। इसकी जो मिसाल है वो इस तरह ली जा सकती है कि अगर मैं साइकिल चलाना सीख रहा हूँ और पहले दिन मैं पेडल मारता हूँ और पेडल मारता हूँ, अब मुझे जो है वो बैलेंस नहीं होता, मैं गिर जाता हूँ। अगले दिन मैं फिर पेडल मारता हूँ और फिर जो है वो मैं गिर जाता हूँ। तीसरी मर्तबा जब मैं पेडल मारता हूँ तो मेरे पास अब ऐसा नहीं है कि मैं ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बल्कि वो पिछले वाले 2 एक्सपीरियंसेस भी मेरे पास मौजूद हैं और तीसरा एक्सपीरियंस मेरे पास मेरी गलतियों से सबक सीखने के बाद उनकी पूरा का पूरा तजुर्बा लेकर उनसे भी एक मूवमेंट है। और अल्टीमेटली अब इसके अंदर ही आप जो है वो पूरी की पूरी क्वांटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी टू क्वालिटी भी लगा लें। कि इस तरह छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर करके अचानक से जो है साइकिल चलाना सीख लूंगा, मैं भागना है, साइकिल बिल्कुल स्पीड में चलाना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये कमेंट्स आज की हमारी डिस्कशन थी टोटल, और यहीं पर डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और ये मार्क्स और एंगल्स के इसके अंदर जो है वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का स्ट्रक्चर है जो उन्होंने बयान किया। इससे आगे इसके अंदर लेनिन के मजीद इजाफे हैं और माओ की पूरी की पूरी जो है वो उस पर आगे एक पूरी डिस्कशन बनती है, जो होता है कि हमारे इसके जो जेल में आने वाले सेशन से उनके अंदर इसको मजीद बेहतर तौर पर डिस्कस कर लिया जाएगा। तो बस कमेंट मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो काइंडली वो कर सकता है यहीं पे।